वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू काइंड्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर में जिस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ अलग अलग ऑर्गन्स कैरी आउट करते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी इनको कैरी आउट करने के लिए उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अभी जो सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं ये टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, और टिश्यूज़ अपने आप में सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो टिश्यू का एक फंक्शन है वो एक्चुअल में सेल्स का एक ग्रुप फंक्शन होता है। सारे सेल्स मिलकर, किसी भी टिश्यू के सारे सेल्स मिलकर आपस में एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, जिसे कि हम कह देते हैं कि ये एक टिश्यू का फंक्शन है। तो एक्चुअल में वो जो टिश्यू का फंक्शन है दैट इज द सम टोटल ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन दैट टिश्यू। तो उस टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं उन सब सेल्स का जो सम टोटल एक फंक्शन होता है वो आपस में मिलकर उस टिश्यू का एक अकेला फंक्शन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल। अब चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उसके जो भी सेल्स होंगे उनके पास ऑलमोस्ट ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। इनमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है ये एनक्लोज्ड किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो किसी भी सेल के जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं उन सब के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन चीजें हर सेल के पास होंगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। सभी सेल्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने अभी पहले डिस्कस किया कि उनको ये कवर करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो छोटे छोटे और पार्ट्स होते हैं उन सबको भी एक दूसरे से अलग रखने का काम करती है, क्योंकि बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। और क्या काम करती है? ये सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से भी सेपरेट करके रखती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जो कि सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कि किस सब्सटेंस ने सेल के अंदर जाना है और कौन से सब्सटेंस ने सेल के बाहर जाना है। उस मूवमेंट को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। और इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। ठीक है, प्लांट्स में सेल को जो शेप देनी है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तय करती है। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सेल को एक और डबल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी विंड्स में अप एंड डाउन आते हैं, कभी मॉइस्चर अप और डाउन हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस में प्लांट सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और बाकी सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये बाहर सबसे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है। अब देखिए, हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियस एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसी न्यूक्लियस के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, वो सिर्फ एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो आपको हेयर लाइक बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। यही जब सेल एक डिवाइड होता है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो क्रोमोसोम दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हमने यहाँ डिस्कस किया है कि हर न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हर न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और ये क्रोमेटिन सेल डिवाइड करते समय क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं जीन्स। जीन्स एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो एक पेरेंट से उसके आने वाले बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। क्रोमोसोम्स को हम सिर्फ तभी देख पाते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है। अब एक छोटा सा नोट है जीन के बारे में। तो जीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। इनहेरिटेंस मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में उसके आने वाले बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। हो सकता है जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनकी आंखें या उनके स्किन कलर या और कुछ कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स के जैसे मिलते हों। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स के द्वारा वो कैरेक्टर उनके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। न्यूक्लियस। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। बच्चों, न्यूक्लियस के बेस पर भी, न्यूक्लियस के आधार पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को दो अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसका मतलब हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस। पुराने ज़माने में जो सिंगल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके न्यूक्लियस के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती थी। ठीक है, और जो बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए उनके पास ट्रू न्यूक्लियस था, यानी उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, इसलिए हम उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता या जिनके न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो और ऑर्गेनल्स मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के राइबोसोम्स जैसे स्ट्रक्चर, उनके बाहर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बाहर आपको मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है बैक्टीरिया सेल, और यूकैरियोटिक में हम ह्यूमंस भी हैं, दूसरे प्लांट्स भी हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स। वैक्यूल बच्चों किसी भी सेल में एक ब्लैंक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वैसे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट सेल्स में
ये वैक्यूल बहुत ही बड़े साइज़ का होता है, एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। ये एक प्लांट सेल है जिसमें जो वैक्यूल है देखिए ब्लू कलर का, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका एक स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल बहुत ही छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स यानी कलर्ड कंपोनेंट्स। ये कलर्ड कंपोनेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक ग्रीन कलर के, एक नॉन ग्रीन कलर के। जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल तो आपने नाम बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तो ये जो इस पिक्चर में आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आ गया प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स। अब इसमें जो ग्रीन और ब्राउन कलर से दिखाए गए हैं ये हैं इनके डिफरेंसेस। कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में वो नहीं होते। इसके ऊपर जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली आपको दोनों सेल्स में प्रेजेंट दिखेंगे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, गोल्गी अपरेटस दोनों में है, वैक्यूल दोनों में है। लेकिन प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल बहुत छोटा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेंगे, न्यूक्लियस दोनों में मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस दोनों के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। तो आपसे इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी डायग्राम्स भी अपनी नोटबुक्स में बनानी है और याद भी रखनी है। दोनों के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंस याद करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपसे अगर कोई प्लांट सेल के बारे में पूछ लिए तो भी आप बता सकते हैं, एनिमल सेल्स के बारे में पूछ लें तो भी आप बता सकते हैं, और दोनों के डिफरेंस पूछ लें तो भी आप बता सकते हैं। सो इन दिस वे आवर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।